हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति अग्रवाल और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमें नहीं पता लगता, हमारे राइटर ने हमें चैप्टर में नहीं बताया कि किस समय चार्ली इमेजिनेशन में है और किस समय वो एक्चुअल में अपनी लाइफ को जी रहा है, यानी रियलिटी में है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी, और साथ ही साथ मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप अगर यूपी बोर्ड के हिसाब से हम देखें तो आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, और अगर हम सीबीएसई के हिसाब से देखें तो आप अपने एमसीक्यूज को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, इस चैप्टर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उनको पॉइंट्स वाइज मैंने डिस्क्राइब किया है, आप इनको देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द थर्ड लेवल इज रिटन बाय जैक फिनी। ये जो द थर्ड लेवल चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर लिखा गया है जैक फिनी द्वारा, और जैक फिनी जो है 1911 में इनका जन्म हुआ था। और इस कहानी की शुरुआत जो हुई थी, यानी इस कहानी में जिस समय की बात हो रही है वो समय है 1950 न्यूयॉर्क का, वेयर द पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ विच इज़ फुल ऑफ वरीज एंड फियर। हमने देखा है कि जो पुराना समय था, अगर हम पुराने पास्ट में चले जाएं तो पास्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थे, मतलब इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं थी जैसे कि आज के ज़माने में हमको देखने को मिलती है। तो न्यूयॉर्क का जो 1950 का समय है वो बहुत ही ज़्यादा बरीज यानी चिंताओं से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डर से भरा हुआ है, बहुत ही सारी इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है। On the contrary, in 1890 all the things were lovely and peaceful। और इसमें ये बताया गया है कि चार्ली बार बार पुराने समय में चला जाता है, और वो पुराना समय कौन सा समय है? 1890। वो 1890 के समय में चला जाता है, और उसका रीज़न ये है कि जो 1890 का समय था, तब जो चीज़ें थी, तब जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थे। अब बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है चार्ली। तो चार्ली इस स्टोरी का जो है मेन हमारा कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द इस स्टोरी को हम देखेंगे कि पूरी स्टोरी उसी पर ही बेस्ड है, और वो 31 ईयर्स ओल्ड है। अगर हम इस कहानी के नैरेटर की बात करें, यानी ये कहानी हमें कौन सुना रहा है, तो ये कहानी हमें जैक फिनी नहीं सुना रहे हैं, ये कहानी भी हमें चार्ली ही सुना रहे हैं। यानी चार्ली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एज वेल एज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। आगे इसमें बताया गया है, चार्ली क्लेम्स दैट ही हैड सीन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन बट नोबडी बिलीव चार्ली। देखो, इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक एक आउटलाइन दे देती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो बार बार इमेजिन करके पुराने समय में चला जाता है, और उसके साथ ये बार बार इसलिए होता है क्योंकि वो करंट टाइम की इनसिक्योरिटीज़, फियर और वरीज से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, और इसीलिए अपने आप को बार बार इमेजिन करता है ओल्ड टाइम में। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, वो क्लेम करता है कि मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा है। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन क्या है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है जहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स जो है जाती हैं। ठीक है, लोकल ट्रेन्स जाती हैं वहाँ पर, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा स्टेशन है। ये एक्चुअल में रियल में जो है न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है जिसका नाम है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली ये क्लेम करता है कि मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात को बिलीव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चार्ली ने ही केवल उसका थर्ड लेवल देखा है, जबकि एक्चुअल में अगर हम बात करें तो केवल उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल हैं, और सभी को यही पता है। अब क्या होता है कि चार्ली जब घर आते हैं तो चार्ली घर आकर के अपनी वाइफ को बताते हैं कि देखो, आज मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा है। अब उसकी वाइफ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हैं, और वो टेंस्ड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तो केवल 2 ही लेवल हैं, और अगर उनका हस्बैंड जो है इस चीज़ को इतनी कंफर्म होकर के कह रहा है कि नहीं नहीं वहाँ पर थर्ड लेवल भी उसने देखा है, इसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और चार्ली के ही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होते हैं एक सैम वेनर, तो उनके पास उनको ले जाती हैं जिससे कि वो उनका मतलब पता कर सके कि क्या प्रॉब्लम है चार्ली के साथ जो वो इस तरह की इमेजिनेशन कर रहा है।
अब जब लुइसा जो चार्ली की वाइफ है वो सैम वेनर के पास जब चार्ली को लेकर के जाती हैं और चार्ली उनको बताता है कि देखो मैंने वहाँ का थर्ड लेवल देखा, तो सैम वेनर कहता है कि देखो तुम्हारी आदत है, तुम वर्तमान की चिंताओं से भागते हो और इसी वजह से तुमने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा है। और ये मतलब बिल्कुल इस तरह से है जैसे वेकिंग विश ड्रीम फुलफिलमेंट, मतलब खुली आंखों से सपने देखने जैसा है। मतलब एक्चुअल में नहीं है तुम, लेकिन खुली आंखों से सपने को देखते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर थर्ड लेवल है, तुम मतलब जो है ठीक नहीं हो, इसी वजह से ऐसा सोचने लगते हो। अब क्या बताया कि चार्ली की एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, जिसमें कि पुरानी स्टैम्प कलेक्ट करके रखते हैं लोग, उनको शौक होता है। तो इसी तरह का एक शौक चार्ली को भी है, लेकिन सभी लोगों का ये मानना है कि ये भी चार्ली का एक एस्केप का तरीका है। और चार्ली जो स्टैम्प कलेक्टिंग करता है वो भी हमें ये शो करता है कि वो करंट टाइम की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे भागना चाहता है, उनसे परेशान है, और इसीलिए वो पास्ट टाइम के स्टैम्प कलेक्टिंग को करता है। तो ये जो है बेटा एक बेसिक आउटलाइन है। अब मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हैं वो भी ये मतलब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं, और वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, वो भी यही क्लेम करते हैं कि यहाँ पर केवल 2 ही लेवल हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ समर, ये गर्मियों का समय था। चार्ली डिसाइडेड टू गो हिज होम थ्रू सबवे बिकॉज ट्रेन्स आर फास्ट देन बस। देखिए चार्ली अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और रात हो जाती है और उसको लगता है कि नहीं अब उसको घर जाना चाहिए, और वो जल्दीबाजी में होता है, उसको जल्दी घर पहुंचना होता है क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं लुइसा को लेकर के गेल्सवर्ग जाऊंगा। अब ये गेल्सवर्ग क्या है? गेल्सवर्ग जैसा कि हमने आपको बताया ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा शांति है, इसीलिए चार्ली वहाँ पर लुइसा के साथ जाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं उसी जल्दबाजी में कि नहीं मैं लुइसा के साथ गेल्सवर्ग जाने के प्लान करूँगा, जाऊँगा, इसीलिए वो घर जाने की जल्दी करते हैं और ट्रेन को लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है बिकॉज ट्रेन्स आर फास्ट देन बस। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि वो उसने ट्रेन से क्यों जाना तय किया, तो इसलिए तय किया क्योंकि वो उसको लगता था कि जो ट्रेन है वो बस से ज़्यादा फास्ट है, मैं ज़्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो इसीलिए वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन गया। ही वोर अ गेवर्डाइन सूट ऑफ ब्राउन कलर एंड अ कैप। वो एक सूट पहने हुआ था जो कि ब्राउन कलर का था और एक स्ट्रॉ कैप पहने हुआ था। चार्ली को ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल मिलता है। वो पहले फर्स्ट पर जाता है, सेकंड पर जाता है, और सेकंड के बाद जब वो आगे चलता है स्टेयर्स लेता है तो उसको कौन सा मिलता है? थर्ड लेवल मिल जाता है। तो कैसे उसको पता लगता है कि वो थर्ड लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इंडिकेट करती हैं कि ये थर्ड लेवल है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर ब्रास स्पटून्स हैं, ब्रास के बने हुए स्पटून्स उसने देखे, गैस लाइट्स देखी जो कि पुराने समय में होती थी। उसने देखा कि सभी लोग बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं और हाई बटन कोट पहने हुए हैं, और जिस तरह के लोग 1890s में होते थे इस तरह के ओल्ड फैशन लोग उसने देखे, और वो उसी तरह की जो दाढ़ी थी और मूछें थी, फैंसी मस्टेक्स वो रखे हुए थे। और उसने साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर देखा जिसका नाम था द वर्ल्ड, एंड उस पर जो डेट देखी थी उसने, ये ध्यान रखिएगा, उस पर डेट भी देखी थी उसने 11 जून, ठीक है, 11 जून 1894 ये उसने डेट भी देखी थी उस न्यूज़पेपर पर। और साथ ही साथ उसने एक फनल शेप का एक इंजन देखा था। फनल यानी एक कीप को कहते हैं, जैसे मैंने एक साइड में एक छोटा सा बना भी रखा है, और इस तरह की चीज़ें उसने नोटिस करी थी उस थर्ड लेवल पर। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, दीज ऑल थिंग्स मेड हिम रियलाइज दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल। और इन सारी चीज़ों ने उसे ये रियलाइज़ कराया कि वो थर्ड लेवल पर है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें आज से पहले ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं देखी थी, ठीक है। Charlie compared Grand Central Station to a tree because it was pushing out new corridors and staircases like roots. उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को ट्री कहा, और जैसे ट्री होता है उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, जब वो बहुत पुराना होता है वो फैल जाता है, तो इस तरीके से उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री से कंपेयर किया। और जिसका रीज़न ये था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक्चुअल में न्यूयॉर्क का बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन है, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आप वहाँ पर खो भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉरिडोर्स हैं और बहुत सारे स्टेयरकेसेस हैं। तो इस वजह से उसने जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था उसको कंपेयर किया एक ट्री से।
अब बात आती है कि चार्ली गेल्सवर्ग क्यों जाना चाहता था। तो चार्ली क्यों जाना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस थी जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर थे, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लॉन्स थे, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रीज थे और लोग गर्मियों की जो शामें होती थी वो वहाँ पर बिताने के लिए आते थे। ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस थी, इसीलिए चार्ली अपनी वाइफ को लेकर के गेल्सवर्ग घूमने जाना चाहता था। अब इस समय चार्ली इमेजिनेशन में है, जब वो थर्ड लेवल पर है और उसने वहाँ पर टिकट विंडोज़ भी देखी हैं और चार्ली को मन होता है हमेशा से गेल्सवर्ग जाने का, तो वो वहाँ की टिकट विंडो से गेल्सवर्ग की टिकट खरीदने के लिए जाना चाहता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो टिकट वो उनसे 2 टिकट मांगता है और 2 टिकट के बदले में जब उससे पैसे मांगे जाते हैं तो वो अपनी करेंसी को निकाल करके देता है। लेकिन जो वो करेंसी होती है वो न्यू करेंसी होती है और उसको देख करके जो टिकट विंडो पर जो पर्सन बैठा होता है वो उसको बोलता है कि देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो उस समय करेंसी चल रही थी वो चार्ली के पास नहीं होती, चार्ली के पास न्यू करेंसी होती है और उसको ये लगता है कि चार्ली उसको चीट कर रहा है। तो वो उसको जो है बोलता है कि देखो मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुमको जेल भिजवा दूंगा। तो चार्ली ये सोचता है कि जेल जाने से बेटर तो ये है कि मैं अपनी मतलब करेंसी को चेंज कर लाऊं। तो चार्ली वहाँ से लौट जाता है और अपनी करेंसी को चेंज करता है बैंक से, जिसमें वो $300, ध्यान रखिएगा, जिसमें वो $300 को एक्सचेंज करता है, जिसके बदले में उसे लेस देन $200 बैंक से मिलते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है लेस देन, मोर देन या जो है $200, तो आपको सिलेक्ट करना है लेस देन $200। यानी उसने $300 की न्यू करेंसी को एक्सचेंज किया ओल्ड करेंसी में और उसको कम रुपए मिले। कितने रुपए मिले? लेस देन $200। लेकिन स्टोरी में ये बताया गया है कि चार्ली को कभी भी द थर्ड लेवल सेकेंड टाइम नहीं मिला। और जैसे वो थर्ड लेवल गया था, मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन गया और थर्ड लेवल पर पहुंच गया, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि उसने ऐसा किया। कई बार ऐसा हो चुका था कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन गया लेकिन निकला कहीं और से। एक बार वो रूजवेल्ट होटल की बालकनी से बाहर निकला था। तो इस तरह के इंसिडेंट उसके साथ होना आम बात थी। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्या चार्ली को थर्ड लेवल कभी दोबारा मिला, क्या वो गेल्सवर्ग जाने के लिए वहाँ पर टिकट खरीद पाया? तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि चार्ली को कभी भी थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिला। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ली को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था। एक दिन वो अपने स्टैम्प्स को देख रहा था। ही फाइंड्स एन एनवेलप कंटेनिंग अ लेटर ऑफ जुलाई 1894 रिटन बाय सैम हु इज़ लिविंग एट गेल्सवर्ग। उसको स्टैम्प कलेक्शन जब वो कर रहा होता है, देख रहा होता है अपनी चीज़ों को, तब उसे एक लेटर मिलता है और एक एनवेलप मिलता है। उसके अंदर एक लेटर होता है जो कि सैम का लेटर होता है और उस लेटर पर जो डेट पड़ी हुई होती है वो जुलाई 1894 लिखी हुई होती है और ये लेटर सैम ने लिखा हुआ है। और इस समय सैम गेल्सवर्ग में रह रहा है। तो देखिए ये भी इमेजिनेशन कर रहा है, वो इस समय भी वो इमेजिनेशन में है जिस समय वो ये फील कर रहा है कि उसको एक लेटर मिला है जो कि सैम ने भेजा है। आप एक तो इसकी डेट ध्यान से कर लें, जुलाई 1894, और उधर जो द वर्ड जहाँ पर मिला था और उसकी जो डेट थी उसको आप ध्यान से कर लें। ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जाएगी, डेफिनेटली पूछी जाएगी अगर इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको मतलब सैम का लेटर मिलता है जिसमें उसको पता लगता है कि सैम अब गेल्सवर्ग में है। चार्ली फाइंड्स दैट सैम हैड ब्रॉट ओल्ड करेंसी विद $800। और चार्ली को ये भी पता लगता है कि जो सैम है उसने अपनी जो न्यू करेंसी है उसको चेंज किया है और उसके बदले में जो उसको करेंसी मिली है वो $800 मिली है। चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। ये मैंने आपको बता दिया कि चार्ली को कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिला। और फिर अचानक से क्या होता है, सैम डिसअपियर हो जाता है। तो सैम के डिसअपियर होने का क्या रीज़न है, सैम कहाँ है, ये बात अभी जो है हम पॉइंट्स के माध्यम से बता रहे हैं। चार्ली गेट्स नोट फ्रॉम सैम ऑफ डेटेड 18 जुलाई 1894। चार्ली को एक नोट मिलता है जो कि सैम का लिखा हुआ है जिस पर डेट पड़ी हुई है 18 जुलाई 1894। सैम सजेस्ट टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल। और उसमें सैम चार्ली से ये कह रहे हैं कि उसको थर्ड लेवल ढूंढना चाहिए। रीचेस थर्ड लेवल गेल्सवर्ग वर्ड ऑफ पीस। और इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो सैम है वो थर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं और थर्ड लेवल उनके लिए गेल्सवर्ग है और गेल्सवर्ग का मतलब है वर्ड ऑफ
पीस। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर की। आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से देखिएगा, जैसे कि उसको थर्ड लेवल कैसे कंफर्म हुआ कि वो थर्ड लेवल पर है, कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उसको इंडिकेट किया। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि चार्ली जब अपने करंट टाइम से पास्ट में जाता था तो वो कौन सा समय था जिस समय में वो अपने आप को इमेजिन करता था। साथ ही इस लेटर से चार्ली को ये पता लगता है कि जो उसका फ्रेंड है सैम वेनर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसने हे, ग्रेन और कैटल का बिजनेस भी कर लिया है, एंजॉयज हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, और अब वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहा है। और इसमें एक वर्ड आया है फर्स्ट डे कवर, कि जब भी स्टैम्प कलेक्टिंग कोई करता है तो उसको फर्स्ट डे कवर होता है उसके पास। तो फर्स्ट डे कवर एक्चुअल में क्या होता है? फर्स्ट डे कवर इज कि स्टाम्प कलेक्टर्स वाई स्टाम्प्स ऑन द डे ऑफ रिलीज। जिस दिन स्टाम्प जो होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं उससे एक दिन पहले उन लोगों के लिए रिलीज़ किए जाते हैं जो कि इनको कलेक्शन में रखते हैं अपने। तो उनको जब वो कलेक्शन में रखते हैं तो उनको फर्स्ट डे एक एनवलप मिलता है जो कि फर्स्ट डे कवर होता है, बट उसको कभी भी ओपन नहीं किया जाता है और साथ ही साथ उसमें उस दिन की डेट भी लिखी हुई होती है। ब्लैंक पेपर इन इट विद द पोस्ट मार्क ऑफ द डेट ऑफ देमसेल्व्स। उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है जिस पर एक पोस्ट मार्क लगा हुआ होता है जिस पर उस दिन की डेट को लिखा जाता है। कवर्स रिमेन अनओपन्ड, और इन कवर्स को कभी भी खोला नहीं जाता है। तो ये हमारे जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें जाननी ज़रूरी थी। आई होप कि इस चैप्टर को आप अब समझ गए हों, और अगर ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।